दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी ने कहा है कि देश में मजहब की सियासी दुकानदारी हो रही है। बाबाओं के पास अकूत संपत्ति है, यह सब राजनीतिक शह की बदौलत ही संभव है। उन्होंने कहा कि गुरमीत राम रहीम सिंह, संत आसाराम, रामपाल सहित अन्य बाबाओं के पास अथाह धन संपत्ति है और इस सब के लिए हम सब भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि अपने आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हम लोग इन बाबाओं की आर्थिक तौर पर पूजा करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, धर्म सबसे बड़ा कारोबार है और इस कारोबार में पैसे का नंगा नाच हो रहा है। उन्होंने साथ ही जोड़ा कि धर्म निजी आस्था का सवाल है। संदीप चौधरी आज सिरसा में आदरणीय समाज सेवी संस्था संवाद की ओर से आयोजित छत्रपति सम्मान समारोह में धर्म की राजनीति का धर्म विषय पर अपना वक्तव्य दे रहे थे। इस अवसर पर संस्था की ओर से पत्रकार संदीप चौधरी को छत्रपति सम्मान से नवाजा गया। उन्होंने मीडिया पर भी खुलासा करते हुए कहा कि आज जो दिखता है वो बिकता है और कुछ लोग टीवी स्क्रीन की डिबेट को हकीकत मान लेते हैं। उन्होंने आरोप जड़ा कि सांप्रदायिकता व धर्म जब फ्रंट पर है तो कुछ शराब का कारोबार करने वाले लोग भी महामंडलेश्वर बन जाते हैं। उन्होंने सिरसा के शहीद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को नमन करते हुए उनकी कार्यप्रणाली को सराहा। सिरसा बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश मेहता ने स्वर्गीय पत्रकार रामचंद्र छत्रपति से जुड़े कुछ प्रसंग बताते हुए सत्य की जीत और झूठ की हार से पर्दा हटाया। पत्रकार अंशुल छत्रपति ने सभी आगंतुक अतिथियों का स्वागत करते हुए उन लोगों के प्रति आभार प्रकट किया जो उसके संघर्ष के साथी रहे। संस्था के अध्यक्ष परमानंद शास्त्री, उपाध्यक्ष हरभगवान चावला, वीरेंद्र भाटिया, एडवोकेट लेखराज ढोट, प्रोफेसर हरविंदर सिंह सहित कई अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार प्रकट किए। क्या होता है? वॉचडॉग, प्रहरी कुत्ता, पर हम बन गए हैं लैपडॉग। पर आज से 20 साल पहले भी पत्रकार थे और उससे पहले भी और आज भी हैं। पत्रकारों को आजकल कोसना एक शगल बन गया है। गोदी है जी, ये है जी, वो है जी। मैं अभी भी मानता हूं कि पत्रकारिता हाँ कमजोर पड़ी है। वो धार, वो ताकत, वो तेज, वो तीखापन हाँ थोड़ा कम हुआ है, लेकिन गायब हो गया, अदृश्य हो गया, ये मैं मानने को तैयार नहीं। और मैं दरअसल रामचंद्र छत्रपति जी को ही सलाम करने के लिए यहां पर आया। अभी हैं और छोटी तादाद नहीं है, बहुत पत्रकार। आप दरअसल आज की तारीख में पत्रकारिता को मान रहे हैं जो चेहरा दिखता है, जो दिखता है वो बिकता है। आज के युग को पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड कहते हैं। पोस्ट ट्रूथ क्या होता है कि आप उसी चीज को सच मानने को तैयार हो जाते हैं जो आपकी पसंद का हो, जो आपके ख्यालों से, आपकी जहनियत से, आपके विचारों से, आपके संस्कारों से, आपकी परंपराओं से मेल खाता हो। और आजकल इतनी दुकानें खुल पड़ी हैं, आदमी को यह नहीं मालूम कि किस दुकान पर सही माल बिक रहा है। और चर्चा हो जाती है गिनती की दुकानों की। ऐसा नहीं है। ना झुकने वाले पत्रकारों की अभी एक बड़ी तादाद है। हम रीजनल वर्नाकुलर जर्नलिज्म को बिल्कुल ही नकार देते हैं। हम सोशल मीडिया को बिल्कुल नकार देते हैं। हम इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को बिल्कुल नकार देते हैं। हाँ, हुंकार, वहां तक बात ठीक है कि वो जो बात है, क्योंकि आप 7, 8, 10 चैनलों को ज्यादा फॉलो करते हैं और आपको लगता है कि वही असलियत है और वही चीज सरकार उन्हीं को सुनती है।
आज की तारीख में इस पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में आपको भी ये देखना होगा, चश्मा उतारकर बहुत सारी चीजें देखने की जरूरत है। पर मैं ये यहां थोड़ा सा विषयांतर होने लगा। दरअसल आज का जो मुद्दा है वो गंभीर मुद्दा है, राजनीति का धर्म और धर्म की राजनीति। देखिए, जब देश का बंटवारा हुआ, तकसीम हुआ, उस वक्त एक मशहूर इतिहासकार थे के एम अशरफ साहब। तो के एम अशरफ साहब ने इसको कहा था मजहब की सियासी दुकानदारी। दुकानें सज गई हैं और दुकानों में खरीदार आप भी हैं इन दुकानों के। जब मैं सिरसा में खड़ा होकर गुरमीत राम रहीम की बात करता हूं और यहां पर वो सब लोग हैं जो गुरमीत राम रहीम, जो कि एक हत्यारा और बलात्कारी है और सजा याफ्ता है, सजा काट रहा है, बात वहीं तक महदूद नहीं रहती है। ये पूरे देश में, हमारे समाज में घर कर चुका है। गुरमीत राम रहीम से आपका 36 का आंकड़ा है, किसी और बाबा से आपको असीम स्नेह और प्रेम भी हो सकता है। ये होता आया है। तो जो बात मैं कह रहा था कि ये गुरमीत राम रहीम मारा, ये गुरमीत राम रहीम, ये बीमारी नहीं है। बीमारी तो बहुत पहले घुस गई थी हमारे समाज में। ये एक मैनिफेस्टेशन है, एक भद्दी, एक और तस्वीर सामने जाहिर हो रही है और इस खेल में सब जुड़े हुए हैं। 2017 से सुनारिया जेल में है ये गुरमीत राम रहीम, पर उससे पहले सजदा करने, मत्था टेकने कौन नहीं आया इसके सामने। 2007 में कांग्रेस का समर्थन किया, पंजाब के चुनाव हुए, फिर गुरु गोविंद सिंह बनकर घूम रहा था तो पंजाब में सिख समुदाय नाराज हो गया। उसमें शिरोमणि अकाली दल का भी हाथ था। राजनीति समझिए कैसे होती है। फिर वो शिरोमणि अकाली दल, जो कि अहम घटक एनडीए का था, तो 2014 में गुरमीत राम रहीम हो गया बीजेपी वाला। और ये कोई संयोग थोड़ा है। 7 फरवरी को 21 दिन की परोल, 17 जून को 30 दिन की परोल और अक्टूबर में 40 दिन की परोल। 20, 30, 40, अगली शायद 50 की होगी, उसके बाद 60 दिन की परोल होगी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है परोल में। और हर बार चुनाव होते हैं। पहले पंजाब में चुनाव थे, फिर कुछ और चुनाव थे निकाय, अब आदमपुर में उपचुनाव और पंचायत चुनाव। वो सही बोले वकील साहब कि गुड रेपिस्ट एंड बैड रेपिस्ट बनाया जा रहा है। साष्टांग पड़े हुए हैं हमारे नेता। मंत्री जी लमलेट हैं, अध्यक्ष जी लेटे हुए हैं, मेयर, डिप्टी मेयर आए जा रहे हैं, सत्संग चल रहा है। किस बात का सत्संग? क्योंकि एक और बात वो भाटिया साहब ने बोली थी, ये पैसे का नंगा नाच हो रहा है। जो धर्म है ये सबसे बड़ा कारोबार बन गया है। मैं सदगुरु की बात भूल गया, ये जग्गी वासुदेव, ये करुणानिधि से नजदीकी आने के बाद ही ये इतने बड़े सदगुरु बने। राजनीतिक प्रशय जब तक नहीं मिलता, पेट्रनेज नहीं मिलती, तब तक कोई बाबा बड़ा बाबा नहीं होता। आसाराम को अब सब राजनेता कोई नाम नहीं लेना चाहता। पहले संग संग नाचा करते थे मंच पर, होली खेली जाती थी। तो आज की तारीख में धर्म एक बड़ा धंधा है, एक बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ा कारोबार। और इसमें आप और हम सब भागीदार हैं। हम भी जाकर चंदा देते हैं ना, खड़े हो जाते हैं, जी गुरु जी फंस गया, बीवी से झगड़ा है, बेटा पढ़ नहीं रहा, बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, कोई रास्ता दिखाओ।
और उस नाम के हम पैसे देते हैं। जितने कर्म कांड है आप में से बताइए, कर्म कांड के लिए आप अपनी जेब हल्की करने को तैयार नहीं होते हैं क्या? और ये जितने बाबा हैं इनके पास अकूत संपत्ति है, अकूत। वो गुरमीत राम रहीम हो, बाबा रामदेव हो, आसाराम बापू हो, सदगुरु हो, या जितने मंडलेश्वर घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग महामंडलेश्वर बना दिए गए जो शराब का ठेका चलाते थे नोएडा में, महामंडलेश्वर बना दिए। हल्ला काटा गया तो हटाए गए। तो ये जो भाटिया साहब कह रहे थे, ये पैसे का नंगा नाच हो रहा है और हमें ये कनेक्शंस समझने होंगे। राजनेताओं को क्यों लगने लगा कि बाबा हमारे साथ आ जाएगा तो जनता भी साथ आ जाएगी? क्योंकि हर बाबा दावा करता है मेरे 2 करोड़ फॉलोअर्स, 4 करोड़ अनुयायी, फलाना दिखाना। तो कहीं ना कहीं आम आदमी, उसे जो ये धर्म की अफीम चटा दी गई है, वो उस नशे में है। उसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं। ये जो खरपतवार है ये और बढ़ता क्यों जा रहा है? इसके लिए भी हमें थोड़ा अतीत में जाना पड़ेगा। जब हम सांप्रदायिकता की बात करते हैं, मतलब ये धर्म से जुड़ा हुआ है, सांप्रदायिकता तभी तो आएगी जब धर्म फॉर फ्रंट पर आ जाएगा। पर धर्म एक निजी आस्था का सवाल है। हर कोई एक भगवान में, ताकत में विश्वास करता है। मुसीबत आती है, भगवान कुछ कर, तो एक विश्वास है, एक भरोसा है, पर यह निजी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां आती है? जब आपको एहसास होने लगे कि मैं हिंदू हूं, भाई साहब सिख हैं, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, और हमारे तौर तरीके, रहन सहन, खान पान अलग हैं, मुख्तलिफ हैं, जुदा हैं। वो लिबरल कम्युनलिज्म कहते हैं। चला गया। तो आज का जो टॉपिक है पॉलिटिशियन और बाबा, ये मीडिया और आम लोगों से किस तरह से इनकी अटैचमेंट है। जैसे अभी मेरे भाई लेखराज जी बता रहे थे कि लोगों को इतना गुमराह करने का मामला है, या इनसे सोसाइटी को छुपी हुई थ्रेट है। ये थ्रेट इस तरह की है कि उस थ्रेट को समझने के लिए आज क्या धर्म को दोबारा से परिभाषा देने की जरूरत है या बाबाओं को समझाने की जरूरत है। तो ये आज का टॉपिक जो है, उससे मुझे लगता है कि ये पॉलिटिशियन और बाबा का नेक्सिस जो है, धर्म और इनका, इस नेक्सिस को समझने के लिए एक आम आदमी को किस तरह सोचना चाहिए उसके इनके नेक्सिस से वो निकल सके। तो इस बात में मैं अब ज़्यादा अपनी बात समाप्त करते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि छत्रपति जी ने जैसे जैसे अपने कार्यक्रम, जो जो प्रोग्राम अपने चलाए, जहाँ उन्होंने ये पूरा सच की बात रखी, तो उस रखने में सारी बात का जो निष्कर्ष तार्किक निकल के यही आया है कि सच्चाई जो है, जीत जो है सच्चाई की हुई है। और ये इसे हमें बिल्कुल स्वीकारना पड़ेगा। ये बिल्कुल छुपी हुई बात नहीं है कि कोई कितना ताकतवर हो, उसकी ताकत की एक सीमा होती है। कुदरत और कानून और एक सभ्य सोसाइटी और ठीक लोग आप सामने जो बैठे हुए, ये सारे जब एक तरफ होंगे तो झूठ एक तरफ रह जाएगा, सच एक तरफ रह जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने यही का मैं आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वो शुरू से आज तक हमारे इस संघर्ष के साथी रहे हैं, साक्षी रहे हैं। ये सब मेरे अकेले का नहीं है, इसमें और बहुत से लोगों का योगदान है, शायद मुझसे भी ज़्यादा। मेरे साथियों को कई बार ये भी कहा जाता था कि उनका तो प्यो मारिया है, तुहाडा किहड़ा प्यो लगता है। तो बात बिल्कुल जायज़ भी है कि मेरे तो पिता का कत्ल हुआ था, लेकिन जो साथ में निभाते रहे
इस लड़ाई को, इस संघर्ष को, उनका योगदान इसलिए मेरे से भी ज़्यादा है। तो इस संघर्ष में, इस योगदान में बहुत से लोगों का योगदान है। तो ये एक जो प्रोसेस है, हमें उस मुकदमे की जांच के लिए पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। उसके बाद उस जांच को, उसमें कोई भटकाव ना आए, तो उसमें भी मेहनत करनी पड़ी। उसके बाद उसका ट्रायल लंबा समय तक चलता रहा। उस ट्रायल को अगर हम बात करते हैं कि ये इतना समय लगा है, 2017 में पहला फैसला आया, 11 जनवरी 2019 को हमारे मामले में फैसला सुनाया गया 17 साल बाद। तो ये जो प्रोसेस था, ये कैसे इतना समय लगता है? कानून की पेचीदगियों का इस्तेमाल करके जिस तरीके से भटकाया जाता है सिस्टम को, कैसे जांच को भटकाया जाता है। उसके बाद पहले हम लोगों ने हाई कोर्ट में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मांगा। हाई कोर्ट का आदेश जब हमारे फेवर में आया तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ चले गए। सुप्रीम कोर्ट से फेवर में आया तो फिर जांच को कैसे प्रभावित किया जाए, इन सब चीजों में उन्होंने अपनी ताकत लगाई। जांच एजेंसी के खिलाफ भीड़ तंत्र का इस्तेमाल किया, सड़कों पर लाखों लोग उतार दिए गए और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लाखों की तादाद में फॉलोअर्स के एफिडेविट, जी, एक ही परफॉर्मा है, खाली नाम अलग है उसमें। तो आप देखिए कि वो क्या प्लानिंग क्या है। एक ही जगह से प्री प्लान्ड तरीके से ये सब हो रहा था। एजेंसी को भी भटकाया गया। उसके बाद ट्रायल को कैसे भटकाया जाए, उसमें भी अलग अलग तरह की कोशिशें की गई। ट्रायल में व्यवधान डालने के लिए अब वकील साहब, 2 वकील साहब बैठे हैं मंच पे, उनको मालूम है कि मुकदमों में उनको लिंगर ऑन करने के लिए किस तरह की कोशिशें की जाती हैं। कभी तारीख ली जाती है, कभी मेडिकल ग्राउंड पर छुट्टी ली जाती है कि इस तारीख पे तो नहीं आ पाएंगे। हर तरह की कोशिशें की गई। उसके बाद छोटी छोटी बात पर, क्योंकि धन बल का इस्तेमाल भी किया गया, पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारी लड़ाई एक बड़े साम्राज्य के खिलाफ थी। उस साम्राज्य के पास अकूत संपत्ति है। तो ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, अब जैसा कि अभी मंच पर जिक्र हुआ था, लेखराज ढोट जी ने कहा कि पैरोल वाले मसले को लेकर बार बार जो इनके स्पोक्स पर्सन है सरकार के, तो बड़ी बेशर्मी के साथ एक बात कही जाती है कि हमने, ये तो एक हर एक कैदी का राइट होता है, सरकार ने जो किया है सही किया है, आपको लगता है गलत हुआ है तो अदालत जाइए। हर आम आदमी छोटी छोटी बात के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तय नहीं कर सकता। हमारे लिए भी इस तरह की दिक्कतें थी, लेकिन राम रहीम के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उनके पास एक पूरी की पूरी टीम तैयार रहती थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। हर छोटी छोटी बात के लिए एक एप्लीकेशन मूव की जाती है, पहले ट्रायल कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट। ट्रायल अगर स्टे हो गया, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने निकल गए, तो उनका मोटिव जो है इतने में सॉल्व हो गया।